गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंचू में। गाइस, आज का हमारा ये सेशन हिंदी साहित्य से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रहेगा, जो कि सब इंस्पेक्टर पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और किसी भी वनडे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए ये आज का हमारा सेशन जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आज का हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको कैसा लगता है वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। निम्न में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो किसी पुस्तक की रचना की गई है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा की गई है। अब रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इनका जन्म 1884 यानी कि 1884 में बस्ती ज़िले में इनका जन्म हुआ था। याद रखें, हम 1884 में बस्ती ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनकी बात करें तो ये एक प्रख्यात आलोचक, निबंधकार एवं साहित्यकार रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास की इन्होंने रचना की, ये हमने देख ही लिया। तो इनसे इतने फैक्ट बनते हैं, ये आप ज़रूर याद रखें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारणीकरण शब्द के आविष्कर्ता कौन है? तो इस शब्द के आविष्कर्ता की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि भट्टनायक जी ने साधारणीकरण शब्द के आविष्कार किया था। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? अब इन चारों ऑप्शंस में से हमें फ्रेंड्स ये बताना है कि कवि नागार्जुन जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनकी किसी कृति के लिए, लेकिन उन्होंने उस कृति की रचना किस भाषा में की है, तो ये हमें यहाँ बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि मैथिली भाषा में कवि नागार्जुन ने अपनी कृति की रचना की, जिन्हें उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब यहाँ हमें कृति का नाम भी आना आवश्यक है, यानी कि याद होना आवश्यक है। तो कृति के नाम की बात करें तो पत्रहीन नग्न गाछ इनकी कृति है, जिसे किस भाषा में इन्होंने रचित किया है? मैथिली भाषा में। तो कृति के नाम की बात करें तो पत्रहीन नग्न गाछ इनकी कृति है, जो मैथिली भाषा में इनके द्वारा रचित की गई है, जिन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो की रचना है वे किस काल की है, ये हमें यहाँ बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये किस काल की रचना है? तो राइट आंसर होगा ए, यानी कि ये आदिकाल की रचना है। कौन सी? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। बात करें पृथ्वीराज रासो की तो ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लें। क्या पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? इसकी रचना की बात करें किसके द्वारा की गई है, तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, यानी कि चंद्रवरदाई जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसकी? पृथ्वीराज रासो की। चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे थे, गई थी। तो राइट आंसर हमारा फिलहाल ये होगा कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की हमारी ये रचना है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो यहाँ हमें ये बताना है कि हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल था आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है या क्या कहा है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य का जो हमारा प्रारंभिक काल है उसे आचार्य शुक्ल ने क्या वीरगाथा काल नाम दिया है। हाँ, हमारे हिंदी साहित्य की बात करें तो इसे 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया था। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। तो फर्स्ट की बात करें तो वीरगाथा काल ही हमने देख ही लिया। सेकंड की बात करें तो भक्ति काल, थर्ड रीतिकाल और फोर्थ एंड लास्ट गद्य काल। इन चारों कालों में हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया था। तो राइट आंसर हमारे प्रारंभिक काल
का नाम क्या है? वीरगाथा काल हमारे प्रारंभिक काल को कहा जाता है। सेकंड भक्ति काल, थर्ड रीतिकाल, फोर्थ गद्य काल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो यहाँ हमें ये बताना है कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है हमारे हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद की यदि रचना देखें तो या इनकी कहानियाँ देखें तो बहुत प्रसिद्ध है और जो कि हर एग्ज़ाम्स में लगभग पूछी जाती हैं। तो कुछ यदि हम देखें इनके नाम कहानियों के, पंच परमेश्वर, मंत्र, कफन, बड़े घर की बेटी एवं बूढ़ी काकी आदि इनकी ये रचनाएं हैं या कहानियाँ हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो यहाँ हमें ये बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ मिश्र ने कहा था। किसके द्वारा कहा गया था? विश्वनाथ मिश्र जी के द्वारा रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया था। अब बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल एवं रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया था। तो रीतिकाल को विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर मध्यकाल कहा। तो ये आप बिल्कुल नाम नोट डाउन कर लें किसने रीतिकाल को क्या कहा है। तो राइट आंसर फिलहाल हमारा इस प्रश्न का डी ऑप्शन होगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो फ्रेंड्स यहाँ हमसे पूछा गया है कि सितारे हिंद जो उपनाम है वे किस लेखक का है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजा शिव प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद जो है हमारे, इनका उपनाम क्या है? सितारे हिंद। क्या? सितारे हिंद इनका प्रमुख उपनाम है। इनकी बात करें राजा शिव प्रसाद जी की, तो इनकी भाषा में उर्दूपन अधिक था। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो राजा भोज का सपना इनकी प्रमुख रचना है। ये आप याद रख लें, राजा शिव प्रसाद जी की प्रमुख रचना राजा भोज, याद करने में भी आपको इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? हमें यहाँ ये बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की इनमें से कौन सी रचना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, यानी कि उर्वशी जो रचना है वह हमारी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी रचना है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अंध युग की बात करें, अदर ऑप्शन की बात करें तो अंध युग की रचना धर्मवीर भारती जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अंध युग की रचना धर्मवीर भारती जी की, आप नोट करना है, अंध युग की रचना धर्मवीर भारती जी के द्वारा की गई थी। पल्लव की रचना बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा की गई थी। और निहार की बात करें तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा निहार की रचना की गई थी। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी रचना की है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि उर्वशी इनकी द्वारा रचना की गई है, उर्वशी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, यानी कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका? तो ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो इनका जन्म 1907 यानी कि 1907 में इनका
जन्म हुआ था। बात करें कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविताओं की बात करें तो इनकी कविताओं में रहस्यवाद के कारण इन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि दी गई थी। आधुनिक युग की मीरा की, ये भी आप याद रखना, आधुनिक मीरा की उपाधि यानी कि ये महादेवी वर्मा जी को दी गई थी। ये किस कारण दी गई थी, तो इनकी कविताओं में रहस्यवाद के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था। बात करें वर्ष 1982 यानी कि 1982 में इनकी जो कृति थी, यह कविता संग्रह इनका यामा, प्रसिद्ध इनकी ये रचना है यामा, कविता संग्रह यामा। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में, तो ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला जी की बात करें तो इनका जन्म 1897 में यानी कि 1897 में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें इन्हें क्रांतिकारी कवि क्यों कहा जाता था, तो इनकी कविताओं में ओजस्विता एवं नए तेवर के कारण इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता था। और बात करें निराला जी की, तो ये छायावाद के प्रवर्तकों में से एक थे। राम की शक्ति पूजा इनकी सबसे लंबी कविता है। यदि निराला जी की सबसे लंबी कृति की बात करें या कविता की बात करें, तो राम की शक्ति की पूजा इनकी सबसे लंबी कविता रही है। तो ये कैसे कवि हैं, इनको कौन सा कवि कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि निराला जी को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीतिकाल के कवि नहीं हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि इनमें से रीतिकाल के कवि कौन से नहीं हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि नाथूराम शंकर शर्मा ये रीतिकाल के कवि नहीं हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल के कवि नहीं हैं, तो अब प्रश्न उठता है कि ये किस काल के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के ये प्रमुख कवि रहे हैं। रीतिकाल तो किस काल के कवि रहे हैं, तो द्विवेदी युग के ये प्रमुख कवि रहे हैं, ना कि रीतिकाल के। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बाकी तीनों की बात करें तो ये हमारे रीतिकाल के कवि रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है, तो उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद ही होगा। राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता था या कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब इनके उपन्यासों का इनका सम्राट कहा जाता था। इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं उनको देखें तो उनमें है निर्मला, आप नोट डाउन करना, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान आदि इनके उपन्यास हैं जिनकी रचना मुंशी प्रेमचंद यानी कि इनके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यासों का सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था या मिला है, इनमें से कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला हुआ है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें इनकी किस रचना के लिए, तो इनकी यामा जो रचना है, रचना संग्रह इनके यामा, इसके लिए इन्हें साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। बात करें किस सन में दिया गया था, तो 1982 में इन्हें इनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पढ़े घर की बेटी निम्नलिखित किस साहित्यकार की रचना है, ये हमने देखा था किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की हमारी ये रचना है पढ़े घर की बेटी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा की हमने पिछले देखा प्रमुख इनकी रचना यामा है। सुभद्रा कुमार जी की देखिए इनकी प्रमुख रचना झांसी की रानी रही है। कौन सी, सुभद्रा कुमारी जी की प्रसिद्ध रचना झांसी की रानी रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य की बात करें तो किस युग में हुआ है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ है। तो राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है उसका नाम क्या है? इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी हो जाएगा। बात करें इंदुमती की रचना किसके द्वारा की गई है? तो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा इंदुमती की रचना की गई है। ये आप बिल्कुल याद रखें। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती, और इंदुमती की रचना बात करें किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचना इसकी की गई है। प्रेम सागर की बात करें, प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल जी के द्वारा की गई है। किसके? प्रेम सागर की रचना की बात करें तो लल्लू लाल द्वारा इसकी रचना की गई है। रानी केतकी की कहानी की बात करें तो इसकी रचना इंसा अल्लाह खां द्वारा की गई है। इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना की गई है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसकी रचना किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि की बात, प्रमुख कवि की बात की गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सगुण भक्ति काव्य की बात करें तो उसके प्रमुख कवि की बात करें तो कवि सूरदास, तुलसीदास एवं केशवदास। सूरदास, तुलसीदास एवं केशवदास ये तीनों सगुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहे हैं, जबकि कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहे हैं। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि प्रिय प्रवास हमारे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बात करें प्रिय प्रवास की रचना या कृति, इसको किसके द्वारा कृत किया गया है? तो अयोध्या सिंह हरियोत, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के द्वारा प्रिय प्रवास की रचना की गई है। कामायनी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। साकेत की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। नीरजा की बात करें तो ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराया गया था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।